आज हम शुरू करने लगे हैं 9वीं कक्षा का पहला पाठ, जिसका नाम है संख्या पद्धति। लेकिन उसे शुरू करने से पहले हम कुछ गणितज्ञों के बारे में जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं पाइथागोरस। आपने सुना है ना उनका नाम? लगभग 400 ईसा पूर्व, 400 वर्ष ईसा पूर्व क्या हुआ, उन्होंने यह बताया कि जो वर्गमूल 2 है वो असल में एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और 1870 के आसपास जर्मनी के 2 गणितज्ञ थे, जी कैंटर और आर डिडिकेट। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। ये दिखने में जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम हर संख्या को, हर वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, यानी संख्या रेखा के हर बिंदु पर कोई ना कोई वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज की। आपने उनका नाम भी पहले सुना होगा। वे यूनान के एक प्रबुद्ध नागरिक थे, जिन्होंने पाई के दशमलव प्रसार को सबसे पहले अंकों में अभिकलित किया था। हम समझते हैं कि पाई का मान है 22/7, किंतु वह सही मान नहीं है। असल में पाई का मान 22/7 से कुछ कम या कुछ ज्यादा है। उन्होंने पहली बार पाई का सही मान अंकों में अभिकलित किया। तो अब हम तैयार हैं अपना पाठ शुरू करने के लिए। तो शुरू करें। संख्या पद्धति। आप बताइए कि संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई होगी। इसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहली, कुछ लोग समझते हैं कि जो भेड़े चरवाने वाला एक चरवाहा था, उसने अपनी भेड़ों की गिनती रखने के लिए गिनती की शुरुआत की। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक शिकारी था, उसने अपने शिकारों को गिनने के लिए इसकी शुरुआत की। उनके गिनने के तरीके भी अलग अलग थे। कुछ कहते हैं कि वे उंगलियों पर ही गिन लिया करते थे, या फिर किसी सतह पर लकीरें लगाकर। और क्या तरीके थे? कुछ लोग किसी मोटे धागे या फिर रस्सी में गांठ लगाकर गिन लिया करते थे। और कुछ लोग गिनती याद रखने के लिए उतने कंकर अपने पास रख लेते थे। है ना मजेदार तरीके? लेकिन जब लिपि की शुरुआत हुई तो उन्होंने इसके लिए भिन्न भिन्न चिन्ह का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और वही चिन्हों के रूप बदल बदल कर आज की जो संख्या पद्धति है, हमें वो प्राप्त हुई। आप उसे तो पहचानते ही हैं, 1 2 3 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होती है प्राकृत संख्याओं से। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया? प्रकृति को देखें तो वहां है पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी और चांद और सितारे। अगर इनमें से किसी को गिनने की कोशिश करें तो कहां से शुरू करेंगे? 1 से। 1 में एक और जोड़ेंगे तो 2 में एक और जोड़कर 3, और 3 में एक और जोड़कर 4। इस प्रकार एक एक जोड़कर हमें उससे अगेतर संख्याएं मिलती रहती हैं। तो मान लो कि आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोचो। ये जो सारी संख्याएं हैं, ये कितनी दूर तक जा सकती हैं? 100, 1000, लाख, करोड़, कितनी दूर? कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे आप समझते हैं, जिससे ऊपर कोई संख्या नहीं है, उसे अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब यदि मैं उसमें एक और जोड़कर उसकी अगेतर संख्या बना दूं, तो मेरी संख्या आपकी संख्या से बड़ी हो गई, है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम कह सके कि यह सबसे बड़ी है। उसमें एक और जोड़कर उसकी अगेतर संख्या बनाई जा सकती है। तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं 1 से, शुरू करते हैं, और ये जाती हैं अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती। तो इसलिए हम इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे हमने एक एक जोड़कर संख्या का अगेतर बनाया, ऐसे ही हम एक एक घटाकर उससे पिछेतर संख्या भी पा सकते हैं। आइए करके देखें। ये देखिए, ये है एक टोकरी और इसमें क्या है? गेंदें। आप गिन सकते हैं कितनी गेंदें हैं? ये है 5 गेंदें। अब यदि मैं इसमें से एक गेंद निकाल लूं तो अब कितनी बची? अब बची 4। 5 में से एक घटाकर 4।
एक और गेंद निकालने पर 3, एक और निकालने पर 2 और एक और निकालने पर केवल 1 गेंद बची। अब मान लीजिए मैं इस गेंद को भी निकाल लूं, तो अब क्या बचा? अब तो कोई भी गेंद नहीं है। अब इसे कैसे दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे शून्य से। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज कहाँ हुई? शून्य की खोज भारत में ही हुई। भारत के एक महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इसकी खोज की। तो शून्य की खोज ने हमारी संख्याओं को पूर्ण कर दिया, और पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं W से। W बराबर शून्य जमा सभी प्राकृत संख्याएं यानी n। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W बराबर शून्य जमा n। उसके बाद जब पैसों का लेन देन शुरू हुआ तो ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा। अब मुझे दुकानदार को 100 रुपए देने हैं, यानी मुझ पर 100 रुपए का ऋण है। तो मेरी स्थिति को कैसे दर्शाया जाएगा? -100 से। और यदि मैं 100 में से 70 रुपए उसे दे देती हूँ, उसके पास जमा कर देती हूँ, तो होगा -100 जमा 70। इसका उत्तर होगा -30, यानी अभी भी मुझे 30 रुपए और देने हैं। तो मेरी स्थिति को दर्शाएगा -30, ऋणात्मक 30। ऐसी संख्याओं को हम Z से दर्शाते हैं। शून्य के दाईं ओर संख्या रेखा पर सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। शून्य के बाद बराबर के हिस्से करके 1, 2, 3, 4 अनंत तक धनात्मक संख्याएं जाती हैं। इसी प्रकार शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, -1, -2, -3। आप सबने संख्या रेखा देखी है, आइए इसे फिर से देखें। बिल्कुल बीच में है शून्य, दाईं ओर के हिस्सों पर लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 और बाईं ओर लिखा गया है -1, -2, -3, -4, -5। और आपने इसके दोनों तरफ तीर का निशान भी देखा। यह दर्शाता है कि संख्या रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इस पर अनंत संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। तो इन सब संख्याओं को मिलकर बनते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर है सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं। संख्या रेखा के दो बिंदुओं जैसे 0 और 1 या 1 या 2, क्या इनके बीच में भी कुछ संख्याएं हैं? उन्हें हम दर्शाते हैं भिन्न से। मान लीजिए हमने किसी चीज का पूरा प्रयोग नहीं किया, उसका आधा ही प्रयोग में लाए। जैसे आजकल फलों का मौसम है, खरबूजा और तरबूज सभी बच्चे खा रहे हैं। मान लीजिए 2 भाई थे, एक तरबूज लिया। अब वो पूरा तरबूज तो नहीं खाएंगे, उन्होंने तरबूज के 2 बराबर हिस्से किए। तो जितने हिस्से किए उसे हम लिखेंगे हर में, और एक बच्चे ने एक हिस्सा खाया तो उसे हम लिखेंगे अंश में। तो हमारा भिन्न हो गया 1/2, यानी 2 भागों में से 1 भाग। क्या इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? आधा, ये 0 और 1 के बीच जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा उस पर हम 1/2 लिख सकते हैं। किंतु मान लीजिए कुछ और है, जैसे 1/3। तरबूज के 3 हिस्से किए गए और उसमें से 1 मिला, या तरबूज के 4 हिस्से किए गए और उसमें से 1 लिया, तो होगा 1/4। एक और रूप देखिए, 1/2 या फिर तरबूज के 4 हिस्से करने पर मैंने उसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? 2/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 1/2 और 2/4 ये एक ही चीज को दर्शा रहा है। दोनों का अर्थ है आधा तरबूज। यदि मैं कुछ और रूपों में लिखना चाहूं, जैसे 4/8, वो भी यही बात है, 8/16 या 16/32। ये सब भिन्न हैं। यदि मैं इन्हें काट कर छोटे से छोटे रूप में लिखूं, यानी इस प्रकार से लिखूं कि अंश और हर का कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, दोनों में ना हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को विभाजित करे, तो फिर वह भिन्न बन जाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान यही है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं है और जहां P और Q सह अभाज्य हैं।
यानी उनका कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों को विभाजित करता है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। जब हम इनका दशमलव प्रसार देखते हैं तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका अंत हो जाता है, किंतु कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें भाग करने पर उनका कभी अंत ही नहीं होता, शेष में शून्य कभी नहीं आता। कोई एक संख्या या दो या तीन या कितनी भी संख्याएं बार बार आना शुरू कर देती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कि इनका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती, क्योंकि वह कभी खत्म नहीं हो रहा और कोई संख्या बार बार आ रही है। आइए हम कुछ उदाहरण देखें। 11/5, 1/2 या 1/3। यदि 11 को 5 से भाग करें तो उत्तर आता है 2.2, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार 1 को 2 से भाग करने पर उत्तर आता है 0.5, तो इसका प्रसार भी शांत है। किंतु 1/3, 1 को 3 से भाग करने पर उत्तर आता है 0.3333। अब ये 3 बार बार आ रहा है, तो इसे दर्शाने के लिए हम लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक बार। इससे हमें पता चलता है कि इसका प्रसार है अशांत आवर्ती। क्या आप भाग किए बिना बता सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती? बहुत आसान है, आइए करके देखें। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/10 और 1/15। अब हम इन सब के प्रसार देखते हैं। 1/2 को हल करने पर उत्तर आया 0.5। 1/3 को हल करने पर आया 0.333। 1/5 को हल करने पर आया 0.2। 1/7 को हल करने पर आया 0.142857 और 1/10 को हल करने पर आया 0.1। 1/15 को हल करने पर आया 0.0666। यह भी बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1/2, 1/5 और 1/10 इनके दशमलव प्रसार शांत हैं और 1/3, 1/7 और 1/15 इनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं। आइए अब इन्हें फिर से देखें और ध्यान से देखने पर हम कुछ नया देख पाएंगे। इन सब के हर को देखिए। इनके हर के यदि अभाज्य गुणनखंड किए जाएं और अभाज्य गुणनखंडों को उनकी घात के रूप में लिखा जाए, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की कोई घात या 5 की कोई घात है, या फिर 2 और 5 दोनों ही की कोई घात है, उनके दशमलव प्रसार हमेशा शांत होते हैं। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो फिर उनके दशमलव प्रसार शांत नहीं होते, वे अशांत आवर्ती होते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से उदाहरण लिए, आप और भी उदाहरणों के साथ इसे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी परिमेय संख्याएं। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, अशांत होता है, किंतु आवर्ती भी नहीं होता। इनके जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वे कभी भी दोबारा नहीं आती, हर बार नई नई आती रहती हैं। जैसे वर्गमूल 2, इसका दशमलव प्रसार है 1.414235 और ये कभी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार 3.14159265, इसका भी कभी अंत नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए, 0.1011011101110। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 की संख्याएं बदलती जा रही है। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हमारी जो संख्या रेखा है वह अपने आप में पूर्ण है।
सभी वास्तविक संख्याएं यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। आइए हम देखें। हम कुछ संख्याएं लेते हैं और उसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं। सबसे पहले 3 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? 0 के दाईं ओर जो बराबर भाग किए गए हैं उनमें सबसे पहला 1 है, फिर 2, फिर 3, यानी इस बिंदु पर 3 होगा। अब हम लेते हैं ऋणात्मक 2। इसके लिए हमें किस ओर जाना होगा? हमें शून्य के बाईं ओर जाना होगा, -1 और -2। और -3, इसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना होगा, -3। अब 2 के लिए फिर से हमें शून्य के दाईं ओर जाना होगा क्योंकि ये धनात्मक है। 6 के लिए भी हमें इसी ओर थोड़ी और आगे जाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आ गया 1/2। इसे कैसे दिखाएंगे? हमने पहले भी बात की, 0 और 1 के बिल्कुल मध्य बिंदु पर इसे दर्शा सकते हैं। इसे दर्शाने का कुछ आसान तरीके हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ गया वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे दर्शाएं? आइए इसे दर्शाने की विधि जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं इसके बारे में? आपने पिछली कक्षाओं में भी किया होगा। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज का बेस b है और उसका जो लंब है वो a है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि a² जमा b² बराबर उसके कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी c का स्क्वायर। ये सब आप जानते हैं ना? यदि जानते हैं तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर सबसे बीच में है 0, फिर दाईं ओर है 1, 2, 3, 4 और बाईं ओर है -1, -2, -3, -4। 0 को O मान लेते हैं और 1 को A मानते हैं। अब 0 से A की दूरी OA, इस दूरी के बराबर एक लंब हमें A पर बनाना है, यानी A पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है जिसकी लंबाई OA के बराबर होनी चाहिए। ये करना बहुत ही आसान है, हम प्रकार की मदद से कर सकते हैं। प्रकार को OA की लंबाई के बराबर खोलें और इस बनाए गए लंब पर A से रखकर एक चाप लगा दें जो कि उसे एक बिंदु पर काटेगी। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं B। तो अब OA की लंबाई AB के बराबर है। अब यदि हम OB को मिला दें तो हम पाएंगे कि हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। इस समकोण त्रिभुज में OA आधार है, AB उसका लंब है और OB है उसका कर्ण, यानी OB² बराबर होगा OA² जमा AB²। क्योंकि OA की लंबाई भी 1 है और AB की लंबाई भी 1 है, तो 1² जमा 1² बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 1 जमा 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर वर्गमूल 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि OB की लंबाई वर्गमूल 2 है। यदि इस लंबाई को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो उसके लिए हम प्रकार को OB जितना खोल लेंगे और O पर रखकर उतनी चाप संख्या रेखा पर लगाएंगे। मान लीजिए कि इस चाप ने संख्या रेखा को C पर काटा, तो OC लंबाई वर्गमूल 2 है। तो हमने पाया C बिंदु जो कि वर्गमूल 2 के बराबर है। इसी प्रकार हम वर्गमूल 3 को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आइए देखें कैसे। उसके लिए इसी चित्र में हम OB को आधार मान लेंगे और अब एक लंब गिराएंगे B पर, मतलब 90 डिग्री का कोण B पर बनाएंगे। अब इस 90 डिग्री के कोण की लंबाई को भी एक ही इकाई रखेंगे, तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है D। OD को मिलाने पर पाएंगे कि हमें एक और समकोण त्रिभुज मिला है OBD। और हम ये भी देखेंगे कि जो OD की लंबाई है वह होगी OB²
जमा डी स्क्वायर के बराबर। OB स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर, DB स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर OD यानी कर्ण का स्क्वायर। तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 2 जमा 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 3 बराबर कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण यानी OD की लंबाई आ गई वर्गमूल 3। अब OD के बराबर प्रकार को खोलकर हम उतनी ही चाप संख्या रेखा पर लगा सकते हैं, जिससे हमें एक और बिंदु प्राप्त हुआ। मान लीजिए उसका नाम हमने रखा E। तो अब OE बराबर है वर्गमूल 3। इसी प्रकार आप वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 आदि को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या परिमेय संख्याओं को कुछ आसान तरीकों से संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है? हाँ, आइए देखें कैसे। यदि हम परिमेय संख्याओं को भाग करके दशमलव रूप में लिख लें, तो संख्या रेखा को ध्यान से देखने पर पाएंगे कि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसके भी कुछ छोटे छोटे भाग किए गए होते हैं। 1 और 2 के बीच के हिस्से के भी 10 बराबर भाग किए गए हैं, जिसे हम यूं दिखा सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आदि। तो क्या हम परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? जी हाँ, दिखा सकते हैं। आइए देखें कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 2.25। हमने परिमेय संख्या को भाग करके उसका दशमलव प्रसार जाना, जो था 2.25। अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना बहुत आसान है। देखिए, 2 और 3 के बीच के हिस्से को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसके भी 10 बराबर हिस्से किए गए हैं। उन्हें हम मान सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 आदि। हमें निरूपित करना है 2.25 को, तो हम 2.2 और 2.3 इसके बीच की दूरी को भी थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे, तो हम पाएंगे कि उसको भी 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जो दर्शाता है 2.21, 2.22, 2.23 आदि। तो इसमें से हम जाएंगे 2.25 तक, और यही हमारी उस परिमेय संख्या को दर्शाता है। अब देखते हैं एक और संख्या। मान लीजिए हमारी संख्या का दशमलव प्रसार है 5.378। तो अब हम जाएंगे 5 और 6 के बीच की दूरी पर। इसे बड़ा करके देखने पर हम पाएंगे 5.1, 5.2, 5.3 आदि। 5.3 और 5.4 को बड़ा करने पर उसके बीच के 10 भाग दिखाई देंगे। 5.31, 5.32, 5.33। हमें चाहिए 5.37। तो 5.37 और 5.38 इनके बीच की दूरी को भी फिर से बड़ा करने पर 10 और भाग मिलेंगे। 5.371, 5.372 आदि। तो हमारा बिंदु होगा 5.378। इस प्रकार से आप भी अन्य उदाहरणों के साथ इसे अपने आप करके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने की वास्तविक संख्याएं, जिनमें थी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम n से दर्शाते हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फिर हमने की पूर्ण संख्याएं, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। फिर पूर्णांक, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। उसके बाद परिमेय संख्याएं, जो ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी। इन्हें हम भिन्न के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने की अपरिमेय संख्याएं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और पाई। अब थोड़े से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्याएं होती हैं? 1, 2, कोई नहीं, या अनंत? अनंत होती हैं। हमने जाना कि संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं हैं। पाई एक डैश संख्या है, प्राकृत, अपरिमेय, परिमेय या पूर्ण? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ संख्या पद्धति। आप
अपने घर में पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।